हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बेटे क्लास 12 का यूनिट नंबर 6 का वीडियो नंबर 5। तो बेटे ये छठे यूनिट का 5वां वीडियो है। और इससे पहले 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे और नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां यूनिट नंबर 6 को आप पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे? तो आज हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, देखो जरा। सबसे पहले हमें पढ़ना है धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन, या रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स। तो धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन किस तरीके से होता है, उसकी पढ़नी है बेटे हमें 3 विधियां। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रगलन या स्मेल्टिंग, और नंबर 2 पे पढ़ेंगे स्वतः अपचयन या ऑटो रिडक्शन, और नंबर 3 पे पढ़ेंगे बेटे विद्युत अपघटनी अपचयन या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। और प्रगलन के बाद हम पढ़ेंगे गालक किसे कहते हैं या फ्लक्स का क्या मतलब है। और उसके बाद करेंगे बेटे अपने इन टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में हमारे टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटे? तो इस तरीके से हम आज की पढ़ाई करेंगे। ठीक है बेटे? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज का हमारा टॉपिक है धातु ऑक्साइड का धातु में अपचयन। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर धातु ऑक्साइड कहाँ से आया है जिसका हमें धातु में अपचयन करना है। तो बेटे यदि आपने इससे पहली सारी क्लासेस ढंग से दी हैं और आपने अपने नोट्स भी मेंटेन किए हैं, तो आपको पक्का पता होगा कि धातु ऑक्साइड हमारे पास कहाँ से आया है जिसका हमें अपचयन आज करना है। ठीक है बेटे? चलो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है कि मान लो हमारे पास एक टारगेट है किसी धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने का। मान लो हमें एक टारगेट दिया गया है कि एक पर्टिकुलर धातु को हमें शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है। तो आप क्या करोगे कि उस धातु के बहुत सारे क्या निकाल लोगे, खनिज। अलग अलग खानों से उसके अलग अलग प्रकार के हम क्या निकालते हैं बेटे, खनिज निकालते हैं। और बेटे खनिजों में से फिर जो सबसे अच्छा खनिज होता है उसे हम छांटते हैं, जिससे शुद्ध धातु को प्राप्त करना भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से सरल होता है। और उस खनिज को बताओ क्या कहते हैं, जो सबसे अच्छा खनिज होता है उसे कहते हैं हम बेटे अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। तो हमारे पास धातु का एक टारगेट था, और उस धातु के टारगेट को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारे उस धातु के खनिज निकाल ले। और बेटे खनिजों में से जो सबसे अच्छा खनिज था जिससे शुद्ध धातु को प्राप्त करना सरल था और सस्ता था, माने आर्थिक और भौतिक रूप से अच्छा था, उस खनिज को हमने छांट के अलग कर दिया और उसे हमने कह दिया अयस्क। क्या कहा बेटे? अयस्क। अब आपको पता है कि अयस्क में होती है मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत, जिसे आप कहते हो गैंग। अयस्क में क्या होता है? गैंग। तो इस गैंग को अलग करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने किया था अयस्क का सांद्रण। क्या किया था बेटे? अयस्क का हम करते हैं सांद्रण। तो हमें सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करना होता है। और सांद्रण में मैंने आपको सिखाया था कि सांद्रण का मतलब है अयस्क में से गैंग को अलग करना है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि सांद्रण के कितने तरीके हैं, 5 तरीके हमारे कोर्स में हैं, और 5 तरीके मैंने आपको सिखा दिए थे। ठीक है बेटे? तो सांद्रण के बाद हमें जो अयस्क मिलता है उसे कहते हैं सांद्रित अयस्क। क्या कहते हैं बेटे? उसे कहते हैं सांद्रित अयस्क। और वो जो सांद्रित अयस्क होता है, उस सांद्रित अयस्क का बनाना पड़ता है ऑक्साइड। क्या बनाना पड़ता है बेटे? ऑक्साइड। तो मैं लिखूंगा यहाँ कि ऑक्साइड, ऑक्साइड में परिवर्तन। जो सांद्रित अयस्क है उसे आप नंबर 2 पे क्या करोगे? ऑक्साइड में बदल दोगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑक्साइड में परिवर्तन के 2 तरीके हमारे पास हैं, एक तो निष्कापन है और एक भर्जन है। इसमें 2 तरीके हमारे कोर्स में हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, निष्कापन और भर्जन।
तो निस्तापन और भर्जन दोनों तरीके कभी कभी इस्तेमाल होते हैं, कभी एक ही तरीका प्रयोग होता है। तो ऑक्साइड में आपने बदल दिया। ऑक्साइड में बदलने का मतलब ऐसे, जैसे मेटल का ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है MO। तो मुझे एक बात बताओ बेटे कि यदि धातु के यानी मेटल के ऑक्साइड से आपको धातु यानी मेटल बनानी है, तो मेटल बनाने के लिए इसका ऑक्सीजन तो छीनना पड़ेगा, पक्की बात है। धातु का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, और हमें चाहिए मेटल, माने धातु हमें चाहिए, हमारा टारगेट है धातु। तो यदि आप धातु प्राप्त करना चाहते हो तो इसका ऑक्सीजन आपको छीनना पड़ेगा, इसमें से ऑक्सीजन आपको निकालना पड़ेगा। और जब किसी मेटल ऑक्साइड में से आप किसे निकालते हो, ऑक्सीजन को निकालते हो, मतलब आप यदि इसमें से ऑक्सीजन निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा M। और जब ऑक्सीजन को आप निकाल रहे तो आप अपचयन ही तो कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो बेटे, अपचयन। तो इसलिए हमारा हेडिंग है धातु ऑक्साइडों का धातु में अपचयन। तो अब हमें नंबर 3 पे जो सीखना है वो अपचयन है। और अपचयन में आप क्या करोगे, रिडक्शन में आप क्या करोगे, इस ऑक्सीजन को निकाल दोगे किसी भी तरीके से, और ऑक्सीजन को निकालने के बाद आपको मिल जाएगा मेटल। क्या मिल जाएगा, मेटल या धातु। तो ये बातें बेटे आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, 100% पता होनी चाहिए कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है कोई भी धातु का टारगेट, जो सबसे ऊपर लिखा है, क्या लिखा हुआ है बेटे, धातु का टारगेट है। और इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने उस धातु के बहुत सारे क्या निकाल ले, खनिज। और खनिजों में से सबसे अच्छा खनिज छांट लिया, उसका नाम क्या रखा, अयस्क। अयस्क में क्या है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत है, गैंग है। गैंग को अलग करने के लिए हमने क्या करा, उसका सबसे पहले सांद्रण। और आपको बताया कि सांद्रण के कितने तरीके हैं, 5 तरीके, पांचों मैंने आपको सिखा रखे हैं। सांद्रण के बाद आपका क्या होगा, जो सांद्रित अयस्क होगा उसे ऑक्साइड में बदलोगे। और ऑक्साइड में बदलने के 2 तरीके हैं, निस्तापन और भर्जन। इससे आपको मिल जाएगा धातु का ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड से धातु प्राप्त करने के लिए इसमें से आपको ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा। और बेटे ऑक्सीजन निकालने के लिए आप अपचयन का प्रयोग करोगे। अपचयन का क्या करोगे बेटे, प्रयोग। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये बात तो ठीक है, हमारी समझ में आ गया कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो धातु का ऑक्साइड हमें निस्तापन या भर्जन से मिला था, उस धातु के ऑक्साइड का हमें करना पड़ेगा अपचयन। ठीक है। तो अपचयन में आपको एक बात यह ध्यान रखनी है कि निस्तापन व भर्जन, निस्तापन व भर्जन से धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। मतलब हमें मिलता है क्या, धातु का ऑक्साइड, जिससे धातु को, जिससे धातु को प्राप्त करने के लिए, मतलब इस ऑक्साइड से आपको क्या प्राप्त करनी है, धातु। देखो ऑक्साइड से आपको धातु बनानी है, मेटल ऑक्साइड से मेटल बनानी है, जिससे धातु को प्राप्त करने के लिए उसका माने किसका, धातु के ऑक्साइड का, उसका अपचयन करना पड़ता है। यदि आप अपचयन करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, मेटल के ऑक्साइड से मेटल मिलेगा, धातु के ऑक्साइड से धातु मिलेगा, यदि आप क्या करोगे, अपचयन करोगे। ठीक है। अच्छा एक बात बता रहा, सुनियो ध्यान से। अपचयन के लिए, अपचयन के लिए समझते रहियो बेटे, मुख्य रूप से, अपचयन के लिए मुख्य रूप से निम्न विधियों का, मुख्य रूप से निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो बेटे जब आप अपचयन करोगे तो अपचयन के लिए कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना पड़ेगा वो हमें पता होना चाहिए। इसमें नंबर 1 जो पहली विधि हमें पढ़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कहते हैं प्रगलन। प्रगलन द्वारा आप अपचयन कर सकते हो
और मेरा मानना ये है कि प्रगलन द्वारा ही अधिकतर धातुओं का अपचयन हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रगलन वास्तविकता में एक बहुत अच्छी विधि है। उसके अलावा एक दूसरी विधि भी है जिसे कहते हैं स्वतः अपचयन। स्वतः अपचयन, तो स्वतः अपचयन द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, धातु के ऑक्साइड का अपचयन कर सकते हो, पर यह विधि बहुत कम जगह इस्तेमाल होती है, सारी धातु में आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। और तीसरा है बेटे विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन, तो ये 3 विधियां हमारे कोर्स में, इन 3 विधियों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, आप एक काम करो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो जिससे मैं इन विधियों को एक एक करके आपको पढ़ाऊं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हमें क्या समझना है, प्रगलन, या प्रगलन को इंग्लिश में कहते हैं स्मेल्टिंग। तो सबसे पहले बेटे हम प्रगलन या स्मेल्टिंग समझेंगे, और इसे समझने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे सब। देखो बेटे, आपने जब किसी धातु के खनिज निकालने हैं, खनिज, तो खनिजों में से जो आपने सबसे अच्छा खनिज छांट लिया है उसे आपने क्या कहा था, उसे आपने कहा था अयस्क। और बेटे अयस्क के अंदर होता है गैंग, ध्यान से सुनियो बिल्कुल। गैंग को अलग करने के लिए हमने अयस्क का किया था क्या, सांद्रण। तो ध्यान रखना है कि जो सबसे पहले हम सांद्रण करते हैं, सांद्रण क्यों करते हैं, कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सांद्रण अयस्क का क्यों किया जाता है, तो आपको बता देना है कि अयस्क का सांद्रण हम करते हैं गैंग को अलग करने के लिए। मैंने लिख दिया माइनस माने अलग करने के लिए गैंग को। गैंग का मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर, रेत आदि की अशुद्धियां। तो सबसे पहले हमने जब सांद्रण करा, तो सांद्रण में तो हमने अलग कर दिया है गैंग को, और सांद्रण के बाद आप मान लो कर रहे हो निस्तापन। मान लो आपने क्या किया है, निस्तापन किया है। तो बेटे मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि निस्तापन में आप कौन सी अशुद्धियों को अलग करते हो, तो आप कहोगे नमी, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट। तो मैं लिखूंगा कि यहाँ जो है हम रिमूव करते हैं एक तो नमी को, और एक रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। क्योंकि नमी यदि है तो भी पानी उड़ेगा गर्म करने पे अयस्क को, और यदि हाइड्रोक्साइड है तो भी पानी उड़ेगा, और यदि क्रिस्टलीय रूप में जल उपस्थित है तो भी पानी उड़ेगा। तो निस्तापन की क्रिया में हम किसे रिमूव करते हैं, कौन सी अशुद्धि को अलग करते हैं अयस्क से, एक तो पानी या नमी को, और एक कार्बन डाइऑक्साइड को। हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, और मान लो निस्तापन के बाद आपने अयस्क का किया है भर्जन। क्या किया है, भर्जन। तो बेटे मैंने आपको बताया था कि भर्जन में आप क्या करोगे, सल्फर की अशुद्धि को अलग करोगे, ठीक है, आर्सेनिक की अशुद्धि को अलग करोगे, और एंटीमनी की अशुद्धि को अलग करोगे। यदि ये अशुद्धियों तीनों में से कोई सी भी अशुद्धि आपके अयस्क में उपस्थित है तभी तो आप भर्जन करते हो, और भर्जन में आपने इन अशुद्धियों को अलग किया है। बेटे भर्जन के बाद ध्यान से समझियो जरा, मतलब हम जो है, ये तो हमारा पहला स्टेप है, ये हमारा है दूसरा स्टेप, ए लिख दिया और इसे लिख दिया बी। वास्तविकता ये है कि ये दोनों स्टेप सेकंड स्टेप के ही पार्ट हैं। मतलब ये तो सांद्रण हो गया, ये हो गया धातु को ऑक्साइड में बदलना, और ऑक्साइड में बदलने के लिए हमने 2 स्टेप लिए हैं, एक तो निस्तापन, एक भर्जन। निस्तापन में हमने नमी और CO2 को उड़ाया है, और बेटे भर्जन में सल्फर, आर्सेनिक और एंटीमनी की अशुद्धियों को ऑक्साइड में बदलकर उड़ाया है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, आर्सेनिक ऑक्साइड, एंटीमनी ऑक्साइड, इस तरह ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होके उड़ जाते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं बेटे पहले से ही। अच्छा एक बात बताऊं, अब क्या प्रॉब्लम है, अब यहाँ हमारे पास 2 प्रॉब्लम है। 2 प्रॉब्लम यह है कि निस्तापन और भर्जन करने के बाद हमारे पास 2 समस्याएं आती हैं। पहली समस्या तो ये आती है कि आपके पास होता है मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि ये ऑक्साइड में बदल दिया मेटल को इन्होंने। और दूसरी समस्या आती है कि इस अयस्क में होती हैं अगलनीय अशुद्धियां। क्या होती हैं बेटे, अगलनीय अशुद्धियां। बेटे अगलनीय अशुद्धियां उन्हें कहते हैं जिन्हें गर्म करते रहो और वे गल ही नहीं रही हैं। अब यूं बताओ, निस्तापन में आपने गर्म किया था या नहीं अयस्क को? आप कहोगे कि सर हाँ किया था, विदाउट ऑक्सीजन गर्म किया था हमने। भर्जन में भी बेटे हमने अयस्क को गर्म किया है विद ऑक्सीजन। तो गर्म तो हमने यहाँ भी किया और यहाँ भी किया, फिर भी कुछ अशुद्धियां ऐसी हैं जो
अयस्क से अलग नहीं हो पाई हैं, उन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? अगलनीय अशुद्धियां। तो हमारे सामने दो समस्याएं हैं, एक तो मेटल का ऑक्साइड है, यानी धातु जो है वो ऑक्साइड के रूप में उपस्थित है, और दूसरी समस्या ये है कि बेटे हमारे पास जो अयस्क है, जिसे आप सांद्रित या भर्जित अयस्क कह सकते हो, उस अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियां उपस्थित हैं। इन अगलनीय अशुद्धियों को भी तो बेटे अलग करना पड़ेगा, इन्हें भी अलग करना पड़ेगा। तो हमें यदि कोई पूछ लेना कि सबसे पहले तो आप यूं बताओ कि ये जो प्रगलन है, इस प्रगलन को करने का कारण क्या है? हमें क्यों अयस्क का प्रगलन करना पड़ रहा है, क्या कारण है? तो यदि कोई कारण हमारे से पूछता है ना कि प्रगलन का कारण क्या है, सबसे पहला कारण तो हम बताएंगे कि जो धातु का ऑक्साइड है ना, धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए, ठीक है, धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए, और यदि कोई इस भाषा को नहीं समझता है तो आप लिख सकते हो धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए, तो पहला कारण तो यह है कि यदि किसी ने हमारे से सवाल पूछ लिया ना कि आप जो धातु का ऑक्साइड है या सांद्रित या निस्तापित या भर्जित अयस्क है, उस निस्तापित या भर्जित अयस्क का आप प्रगलन क्यों कर रहे हो, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जो हमारे पास धातु का ऑक्साइड है उससे हमें धातु प्राप्त करनी है, इसलिए हम प्रगलन या स्मेल्टिंग कर रहे हैं। क्लियर बात? दूसरा कारण ये है कि जो हमारे पास ये निस्तापित या भर्जित अयस्क है उसके अंदर हैं अगलनीय अशुद्धियां। क्या है बेटे? अगलनीय अशुद्धियां। तो मैं दूसरा कारण लिखूंगा, अयस्क से अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आपके पास जो निस्तापित या भर्जित अयस्क है उसका आप प्रगलन क्यों करते हैं, क्या कारण है प्रगलन करने की, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है कि आप उसका प्रगलन कर रहे हो। तो आपका जवाब होना चाहिए जी प्रगलन करने के दो कारण हैं। पहला कारण है कि आपका जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला है, धातु का ऑक्साइड मिला है, उससे प्राप्त करनी है धातु, इसलिए हम प्रगलन कर रहे हैं, यानी हमने मेटल ऑक्साइड का अपचयन करना है। दूसरा कारण बताना है कि उसके अंदर जो आपका निस्तापित या भर्जित अयस्क है उसके अंदर कुछ अगलनीय अशुद्धियां हैं जो ना तो निस्तापन में गर्म करने पर गली हैं और अलग हुई हैं, और ना ही भर्जन में गर्म करने पर गली हैं और अलग हुई हैं, इसलिए वे अगलनीय अशुद्धियां अब भी अयस्क में उपस्थित हैं। इन अगलनीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं? प्रगलन करते हैं। इसीलिए तो इस विधि का नाम प्रगलन है, प्रगलन यानी गलाना, बहुत ज्यादा गलाना, जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उन्हें भी गलाना। ठीक है बेटे? तो ये तो हुआ कारण कि हमारा कारण क्या है प्रगलन करने का, और ये बात बेटे सारे बच्चों को पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। तो बेटे आप प्रगलन में करोगे क्या, यहां से बता रहा क्या करना है। हमें क्या करना है बेटे, सबसे पहले जो दुर्बल विद्युत धनात्मक धातुएं होती है ना, दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु जैसे कॉपर है, जैसे जिंक है, जैसे Fe है, इनकी विद्युत धनात्मकता बहुत ज्यादा नहीं होती है। इन्हें आप कह सकते हो कि ये कम क्रियाशील हैं, क्रियाशील तो हैं पर बहुत कम क्रियाशील हैं। तो सबसे पहले आप दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु का अयस्क लोगे, इनका अयस्क लिया आपने, ठीक है, और ये बात आपको पता है कि वो अयस्क निस्तापित या भर्जित अयस्क होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु जैसे कॉपर, जिंक, आयरन का आप क्या लोगे? अयस्क। और उस अयस्क में आप मिलाओगे, क्या मिलाओगे? कॉक लिख दूं, कॉक। कॉक माने कार्बन का चूर्ण, या इसे कोयला भी आप कह सकते हो, कोयले का पाउडर। ये लिख दिया मैंने, कोयला। तो आपने क्या करा? दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु जैसे कॉपर, जिंक, आयरन लिया, उसका अयस्क लिया, और उसमें क्या मिलाया? कोयला मिलाया। और कोयला मिलाने के बाद फिर आप मिलाओगे इसमें गालक। क्या मिलाओगे? गालक। नया शब्द है बेटे गालक, मैं इसे पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा अच्छे ढंग से। आप इसमें गालक मिलाओगे, और बेटे इन तीनों चीजों को आपस में मिलाकर, आपस में मिलाकर, समझ रहे ना आप क्या क्या चीज मिलाई हमने? हमने धातु का अयस्क मिलाया, कार्बन का पाउडर मिलाया, और गालक मिलाया। इनका तीनों का मिक्सचर बना लेंगे हम आपस में मिलाकर वात्या भट्टी में। वात्या भट्टी में, या वात्या भट्टी की जगह आप कुछ धातुओं के लिए परावर्तनी भट्टी का भी प्रयोग करते हो। वात्या भट्टी या परावर्तनी भट्टी में वायु की उपस्थिति में, यानी हवा होनी चाहिए वहां, वायु की उपस्थिति में, समझ रहे ना बेटे? वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। ये बात आपको सबको पता होनी चाहिए कि हमने कितनी चीज ली? 3 चीज ली। सबसे पहले तो दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु का अयस्क लिया, ठीक है, उसमें हमने मिलाया कार्बन का चूर्ण या कोयले का पाउडर या कॉक, और उसमें मिलाया तीसरी चीज गालक। तीनों को मिला के आप या तो वात्या भट्टी में डाल दो या परावर्तनी भट्टी में डाल दो, और वायु उसमें होगी, जब ही उस भट्टी में आग लगेगी। तो वायु की उपस्थिति में हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। अब ऐसा करने से क्या होगा? बताऊं क्या होगा बेटे ऐसा करने से? जिससे, ध्यान से समझियो, जिससे धातु ऑक्साइड, जो धातु का ऑक्साइड है ना, जिसे आप लिख रहे हो MO, मेटल का ऑक्साइड, जिससे धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है। धातु ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है। एक तो आपको जो धातु ऑक्साइड है वो बदल जाएगा किसमें? धातु में। तथा एक काम और होगा बेटे, दूसरा काम पता क्या होगा? दूसरा इलाज होगा इसका। कौन है ये? अगलनीय अशुद्धियां। तथा अगलनीय अशुद्धियां धातु मल में बदलकर, धातु मल क्या है ये सारी बातें पढ़ाऊंगा, धातु मल में बदलकर अलग हो जाती हैं, यानी कि अयस्क से अलग हो जाएंगी, धातु से अलग हो जाएंगी। अगलनीय अशुद्धियां किसमें बदलकर बेटे? धातु मल में बदलेंगी, और धातु मल में बदलकर क्या हो जाएंगी? अलग हो जाएंगी। तो हमें धातु भी मिल गई, और अगलनीय अशुद्धियां भी हमारी क्या हुई? अलग होगी सारी। तो मैं लिख सकता हूं कि यह संपूर्ण क्रिया, यह जो सारा काम हुआ ना, यह संपूर्ण क्रिया प्रगलन कहलाती है। इसे कहते हैं बेटे प्रगलन। मैं इसे एक बार फिर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, क्योंकि एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा बेटे? हमने पढ़ा है कि आप प्रगलन क्यों करते हो, क्या कारण है। पढ़ा है कि धातु के ऑक्साइड को धातु में बदलने के लिए, या धातु ऑक्साइड को धातु में अपचयित करने के लिए। एक तो ये कारण है प्रगलन करने का। दूसरा कारण है अयस्क में अगलनीय अशुद्धियां जो होती हैं उन्हें अलग करने के लिए या दूर करने के लिए भी हम प्रगलन का प्रयोग करते हैं। अब प्रगलन में आपको करना क्या है? दुर्बल विद्युत धनात्मक धातु जैसे कॉपर, जिंक, आयरन का अयस्क लो, वो अयस्क निस्तापित या भर्जित अयस्क कह सकते हो आप उसे। उसमें कार्बन का पाउडर, कोयले का पाउडर या कॉक मिलाओ, और उसमें एक मिलाओ गालक। तीनों को आपस में मिला के वात्या भट्टी में डाल दो या परावर्तनी भट्टी में डाल दो, और वायु की उपस्थिति में गर्म करो। ऐसा करने से क्या होगा कि धातु का ऑक्साइड तो धातु में अपचयित हो जाएगा, और आपकी जो अगलनीय अशुद्धियां हैं वे धातु मल में बदलकर अलग हो जाएंगी। यह संपूर्ण क्रिया क्या कहलाएगी बेटे?
इसे आप कहोगे प्रगलन। जैसे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल ले सकता हूँ, ध्यान से देखिए जरा। मैं कुछ समीकरणों से आपको समझा रहा कि प्रगलन में क्या क्या हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है और आपने इसे कार्बन के चूर्ण के साथ गर्म करा वात्या भट्टी में। मतलब ये तो आयरन ऑक्साइड है और ये है कार्बन। मैंने आपको जब एलिंघम आरेख पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कि कार्बन सबसे अच्छा अपचायक है। आपके पास कोई सी भी धातु हो, एरा गैरा नत्थु खैरा, कोई सा भी धातु का ऑक्साइड हो, सबका इलाज कौन कर देगा? कार्बन। इसलिए कर देगा क्योंकि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो रेखा था, जो ग्राफ था, जो वक्र था, उसका स्लोप नेगेटिव था और उसकी प्रवणता क्या थी? ऋणात्मक थी, ऋणात्मक। और जब बेटे प्रवणता ऋणात्मक थी तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ को जा रहा था, ग्राफ कहाँ को जा रहा था? नीचे की तरफ। तो इसलिए हमने यहाँ कार्बन का इस्तेमाल किया है, जिसे आप कहते हो कॉक या कोयला। ये कॉक या कोयला बेटे कार्बन ही है और ये अपचायक है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड की जब कार्बन से रिएक्शन होगी, आप इसे गर्म करोगे वात्या भट्टी में, तो क्या होगा बेटे? 2Fe+3CO। जरा ध्यान से देखो, Fe कितने थे? 2। आयरन तो अलग हो गया, लोहे के ऑक्साइड को लोहे में बदल दिया। किसने बदला? कार्बन ने। कैसे बदला बेटे? ऐसे बदला कि लोहे के ऑक्साइड से ऑक्सीजन इसने छीन लिया है, देखो अपने आप ले लिया ऑक्सीजन। तो जब बताओ लोहे के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को छीन लिया गया है और यहाँ बचा है लोहा, तो जब किसी भी पदार्थ से आप ऑक्सीजन को लेते हो तो बेटे उस पदार्थ का अपचयन ही तो होता है। इसका अपचयन हुआ आयरन ऑक्साइड का, लोहे के ऑक्साइड का लोहे में अपचयन हुआ है क्योंकि लोहे के ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन ली गई है, ठीक है। और किसने छीनी है? कार्बन ने। इसलिए मैं कहूंगा कि कार्बन एक क्या है? अपचायक। क्योंकि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है कि प्रगलन की क्रिया में कार्बन का पाउडर या कॉक या कोयले का चूर्ण क्या काम करता है, तो आप कहोगे कि कार्बन करता है अपचायक का काम। किसका काम करता है बेटे? अपचायक का काम करता है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लो। मान लो आपके पास लेड ऑक्साइड है और लेड ऑक्साइड को आपने भट्टी में डाल के और कार्बन के साथ उसे गर्म कर दिया, गालक तो हो गई। अभी तो हम यूं देख रहे हैं कि ऑक्साइड का क्या इलाज होगा। तो इस ऑक्सीजन को कार्बन छीन लेगा और लेड हमें प्राप्त हो जाएगी धातु, और यहाँ साथ में निकलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक गैस है और उड़ सकता है आसानी से। अच्छा एक एग्जाम्पल और देख लो आप, चलो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ बता रहा। मान लो आपके पास FeO है, आयरन का ऑक्साइड, और यहाँ लिख दिया मैंने SiO2, सिलिका। तो ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा FeSiO3। इस चीज को समझना पड़ेगा ध्यान से बेटे। मान लो कॉपर का हम निष्कर्षण कर रहे हैं, कॉपर का हम क्या कर रहे हैं? निष्कर्षण। और कॉपर में आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि है। कॉपर में क्या है? आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि। तो बेटे ये जो लोहे के ऑक्साइड की अशुद्धि होती है ना, ये अगलनीय अशुद्धि होती है। कैसी अशुद्धि होती है? अगलनीय अशुद्धि। मतलब आप इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखोगे कि आयरन का ऑक्साइड यदि कहीं अशुद्धि के रूप में उपस्थित है, यदि आप लोहे का निष्कर्षण कर रहे हो और वहां लोहे का ऑक्साइड है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, फिर तो लोहे के ऑक्साइड का आप अपचयन कर दोगे, लोहा मिल जाएगा। पर यदि हम निष्कर्षण तो कर रहे हैं कॉपर का, किसका? तांबे का, और वहां उस तांबे के अयस्क में आयरन का ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित है, जो ना तो निस्तापन में गला है और ना तो भर्जन में गला है। तो ऐसी लोहे के ऑक्साइड को मैं अगलनीय अशुद्धि कहूंगा। और इस अगलनीय अशुद्धि का इलाज करने के लिए जो मैं SiO2 या सिलिका यूज कर रहा हूं, उसे मैं कहूंगा गालक। क्या कहूंगा? गालक। तो गालक क्या करता है? अगलनीय अशुद्धि क्योंकि गल नहीं रही थी, ध्यान से सुनो, ये जो अगलनीय अशुद्धियां होती है ना बेटे, ये बिल्कुल भी गलने को तैयार नहीं होती हैं, जब भी तो कहते हैं अगलनीय अशुद्धि। जैसे हम किसी बच्ची को मान लो हमारे पास कोई छोटे बच्चे या बच्चियां हैं और उन्हें हम कह रहे हैं कि बेटे आप दूध पी लो, आप सब्जी खा लो, आप दाल खा लो, तो वे दूध सब्जी दाल नहीं खाएंगे। उन्हें जिद है कि खानी नहीं तो खानी नहीं बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसी तरह
अगलनीय अशुद्धियों को जिद होती है कि गलना नहीं है तो नहीं गलना है, गलने के नियम बिल्कुल भी पिघलने के नहीं है। तो हमने इन्हें अगलनीय अशुद्धियों को गलाने के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसे गालक कहते हैं। गालक अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके एक नई चीज बनाता है, तो जिसे हम कहते हैं धातु मल। क्या कहते हैं बेटे? धातु मल कहते हैं। ये जो धातु मल होता है ये गल जाता है आसानी से, अकेला गलना नहीं, पर जब इसका दोस्त इसके साथ मिल जाएगा फिर ये दाल सब्जी सब कुछ खा लेगा। धातु मल बनते ही तुरंत गलेगा और अलग हो जाएगा, किससे? धातु से। जैसे एक एग्जांपल और ले लूं इसका धातु मल का। जैसे मान लो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ लिख दिया मैंने SiO2, तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CaSiO3। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड गालक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? गालक। और SiO2 ऊपर वाले रिएक्शन में गालक था, पर किसी किसी धातु के निष्कर्षण में ये जो सिलिका है SiO2 वो अगलनीय अशुद्धि के रूप में भी आ जाता है। तो जब ये अगलनीय अशुद्धि के रूप में आ जाएगा, यहाँ तो ये गालक है और यहाँ अगलनीय अशुद्धि है, तो दूसरा गालक प्रयोग करके इसका भी हम क्या बना लेंगे? धातु मल बना लेंगे। अब ये पिक्चर आपको लगभग क्लियर होगी, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुई कि गालक कैसे काम करता है उनके लिए मैं अब समझाऊंगा आपको गालक, जिससे ये सारी पिक्चर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ना है गालक या फ्लक्स। हम पढ़ेंगे कि गालक का क्या मतलब है या फ्लक्स का क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। आपको पता है कि आपने किसी भी धातु के बहुत सारे खनिज निकाल ले और खनिजों में से सबसे अच्छा खनिज छांटा आपने, जिसे कहा आपने अयस्क। अयस्क में था गैंग। गैंग को अलग करने के लिए आपने क्या करा? सांद्रण करा। और सांद्रण के 5 तरीके हैं, और सांद्रण करने के बाद जो अयस्क आपको मिलता है उसे आप कहते हो सांद्रित अयस्क। ठीक है, सांद्रित अयस्क में अब आपको क्या करना पड़ता है? उसका ऑक्साइड बनाना पड़ता है। और ऑक्साइड बनाने के 2 तरीके हैं, निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन से आपको मिल जाता है धातु का ऑक्साइड। क्या मिल जाता है बेटे? धातु का ऑक्साइड मिल जाता है। और उस अयस्क को आप कह सकते हो निस्तापित अयस्क या फिर भर्जित अयस्क। तो निस्तापित अयस्क या भर्जित अयस्क में केवल एक समस्या नहीं होती है कि कभी आप सोचो बस एक समस्या है कि मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना है, खाली ये समस्या नहीं है बेटे। इसके अलावा एक बड़ी समस्या और है जिसे हम कहते हैं अगलनीय अशुद्धियां। क्या कहते हैं? अगलनीय अशुद्धियां। तो उन अगलनीय अशुद्धियों को अलग करने के लिए आप जब अपचयन की क्रिया करोगे, तो मैं यहां लिख रहा बेटे, देखो पहले धातु ऑक्साइड का अपचयन तो आप करोगे ही। धातु ऑक्साइड का अपचयन करते समय अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अगलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन, ध्यान से समझियो, जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है उन्हें गालक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटे? गालक। उन्हें गालक कहते हैं। तो यदि आपसे कोई पूछ लेना कि गालक किसे कहते हैं और कहाँ प्रयोग किया जाता है गालकों का, तो आपको बता देना है कि जब धातु ऑक्साइड का हम अपचयन करेंगे तो बेटे अपचयन की क्रिया में जो अगलनीय अशुद्धियां होती हैं उन्हें अलग करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का हम प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं गालक। क्या कहते हैं बेटे? गालक कहते हैं। अब देखो गालक का मोड ऑफ एक्शन पता क्या है? गालक कैसे काम करता है? देखो मैं बता रहा कैसे करता है काम। गालक अयस्क में उपस्थित
गालक अयस्क में उपस्थित, ध्यान से समझियो बेटे बस बिल्कुल, अयस्क में उपस्थित अगलनीय, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से, अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके, गालक अयस्क में उपस्थित किससे, अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके उन्हें धातुमल, ये शब्द ध्यान रखना है आपको, क्या शब्द ध्यान रखना है बेटे, धातुमल, धातुमल में बदल देता है। मतलब गालक बहुत अच्छा काम करता है। गालक क्या करता है, जो अगलनीय अशुद्धियां हैं उनसे क्रिया करेगा और क्रिया करके उन्हें किस में बदल देगा, धातुमल में। धातुमल को आप स्लैग भी कह सकते हो, इंग्लिश में कहते हैं स्लैग, SLAG, ठीक है। अब क्या होगा बेटे कि ये जो धातुमल है ना, मैं लिख दूं नीचे, धातुमल का गलनांक, धातुमल का गलनांक बहुत कम होने के कारण, धातुमल का गलनांक बहुत कम होने के कारण, जो धातुमल का गलनांक तो बहुत कम होता है बेटे, वह माने कौन, धातुमल, वह आसानी से या सरलता से लिख दो यदि ज्यादा इतराना है, वह आसानी से पिघल जाता है, वह आसानी से पिघल जाता है तथा पिंगली धातु के ऊपर, तथा पिंगली धातु के ऊपर, क्योंकि इसका घनत्व कम होता है धातु से, एक अलग परत, पिंगली धातु के ऊपर एक अलग परत बना लेता है। पिंगली धातु के ऊपर क्या करता है, एक अलग परत बना लेता है, जिसे सरलता से, इस बार थोड़ा सा इतरा ले हम, आसानी से लिखा नहीं हमने, जिसे सरलता से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बेटे, सरलता से बाहर निकाल लेते हैं। अब जरा चित्र को देख लो आप बहुत देर से देख रहे होंगे ना चित्र को, कि सर ने क्या बना दिया है, चित्र हमारी समझ में नहीं आ रहा। बेटे चित्र पता क्या है, चित्र में हमने बनाई है एक वात्या भट्टी, लिख दो इसके नीचे, ये लिख दिया मैंने, वात्या भट्टी। चित्र में बेटे वात्या भट्टी बनाई है, आपको वैसे ही समझाने के लिए। जब हम वात्या भट्टी को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल खोल देंगे, इसके निचोड़ देंगे वात्या भट्टी को पकड़ के बिल्कुल। पर वात्या भट्टी लगभग ऐसी होती है जैसा मैंने चित्र बनाया है बेटे यहाँ। और इस वात्या भट्टी में खासियत यह है जो हमें इस समय समझनी है, कि ऊपर यहाँ क्या है, ऊपर से आप डाल लोगे अयस्क, कॉक और गालक, इन तीनों को कुल मिलाकर आप चार्ज भी कह सकते हो, चार्ज, या हिंदी में कहते हैं घान। घान, मैं धान नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बेटे घान। अयस्क, कॉक और गालक तीनों को डाल दो और इसमें यहां तक भर दो, इसे गले तक, लबालब सारा मटेरियल इसके गले तक भरा हुआ। उसके बाद नीचे से ये जो दो बनाए साइड में गोले, ये गर्म गैस को अंदर भेजने के लिए हैं, इन्हें आप कहते हो टॉयर, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है टूयर। तो टॉयर या टूयर क्या करते हैं, गर्म गैसों को अंदर भेजते हैं, टेम्परेचर यहाँ सबसे ज्यादा होगा और यहाँ होगा सबसे कम। तो ये अयस्क, कॉक और गालक, आपको पता है कि अयस्क के जो मेटल ऑक्साइड अयस्क में होगा उसका तो इलाज करेगा कॉक, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन लेगा कॉक और उसे मेटल में कन्वर्ट कर देगा, और वो मेटल पिघली हुए रूप में हमें नीचे मिलेगी, यहाँ बिल्कुल तली में। ये जो वात्या भट्टी का जो बॉटम है, जो तली है, जो पेंदा है, उसमें क्या है, सबसे नीचे ये धातु है, पिघली हुई धातु का परत सबसे नीचे आपको मिलेगा, जिसे आप समय समय पर बाहर निकाल सकते हैं। और बेटे गालक करेगा अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों का इलाज और उन्हें बदल देगा धातुमल में, और धातुमल जल्दी पिघल के जो पिघली हुई धातु है उसके ऊपर जो परत हमने बना रखी है वो धातुमल की है। तो कॉक किसके लिए है, कॉक है किसके लिए, मेटल के ऑक्साइड के लिए, धातु के ऑक्साइड के लिए, और गालक किसके लिए है, अगलनीय अशुद्धियों के लिए।
तो पिंगलीवी धातु यहाँ मिल गई हमें, कार्बन ने इसमें हेल्प करी पिंगलीवी धातु हमें देने में, और बेटे धातु मल हमें इसके ऊपर मिल गया, गालक ने हेल्प करी हमें धातु मल को देने में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक चीज और पता होनी चाहिए, उसे भी समझ लो ध्यान से। और बेटे आपको पता होना चाहिए कि ये गालक कितने प्रकार के होते हैं। कभी कभी पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं लिख दूं यहाँ, गालक के प्रकार। देखो, गालक के प्रकार या टाइप्स ऑफ फ्लक्स, ठीक है, गालक होते हैं बेटे 3 प्रकार के। गालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखोगे ना, गालक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें से जो सबसे पहले होता है उसे कहते हैं अम्लीय गालक। अम्लीय गालक, या आप कह सकते हो एसिडिक फ्लक्स, कह सकते हो ना। अम्लीय गालक को आप एसिडिक फ्लक्स भी कह सकते हो। अब अम्लीय गालक पता क्या करता है? ध्यान से सुनियो, वैसे तो आपको पता चल गया होगा इस बात का नाम से। अम्लीय गालक, अम्लीय गालक बेटे क्या करता है? अम्लीय गालक बेटे मैं लिख दूं यहाँ, यह अयस्क में उपस्थित, समझ में आ जाएगा लिखते हुए आपके एकदम, यह अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों को, क्षारीय अशुद्धियों को धातुमल में बदल देता है। ठीक है बेटे, तो जो अम्लीय गालक है वो क्या करता है? अम्लीय गालक बेटे क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करेगा और उन्हें बदल देगा किसमें? धातुमल में। जैसे एक रिएक्शन देखो जरा ध्यान से, FeO प्लस SiO2, ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताई थी, और मैं लिखूंगा FeSiO3। तो यहाँ FeO जो है बेटे, FeO एक क्षारीय अशुद्धि है, ये लिख दिया मैंने। FeO क्या है? क्षारीय अशुद्धि है। अब आप यूं कहोगे जी आपको कैसे पता चला सर कि FeO क्षारीय अशुद्धि है? देखो, जब आप कक्षा 7 में थे ना, 7th क्लास में, और आपने विज्ञान पढ़ा था, तो विज्ञान में वहां रासायनिक विज्ञान का जो पार्ट था, उस रासायनिक विज्ञान के पार्ट के पीछे जो एक्सरसाइज थी, उस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्वेश्चन ये थे कि कोई भी धातु का ऑक्साइड उन्होंने दिया है और आपसे पूछा है कि SiO2 एक कैसा ऑक्साइड है? अम्लीय ऑक्साइड है या क्षारीय ऑक्साइड है या उदासीन ऑक्साइड है? तो मैं आपको एक बहुत गहरी बात बता रहा, कक्षा 7 पे ले जा रहा, दोबारा बैक गियर मार के। ध्यान से सुनियो जरा बेटे, बहुत गहरी बात है। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं ना, सारे क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। इस बात को दिमाग में घुसा लो बेटे, धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। समझोगे ना इस बात को? ये कक्षा 7 का लेसन पढ़ा रहा मैं आपको, जो बात बता रहा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। अब क्यों होते हैं, इस चीज को यदि मैंने यहाँ खोलना शुरू कर दिया तो हम ऑक्साइड पे ही महाभारत लिख देंगे पूरी। तो इसलिए यहाँ तो सिर्फ इतनी बात समझ लो, कक्षा 7 की अपनी किताब उठा के उसमें से पढ़ लेना, जहाँ केमिस्ट्री के जितने भी पार्ट 7th की किताब में आपको मिलेंगे उन्हें पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा। नहीं तो आपको देखना पड़ेगा 11वीं क्लास का वीडियो, जहां मैं मेटल्स के बारे में बात करूंगा। ठीक है बेटे, देखो चलो इस बारे में फिर बात करेंगे। मैंने बता दिया कि लोहा धातु है और धातु का ऑक्साइड है, तो धातु का ऑक्साइड होगा तो क्षारीय होगा, इसलिए मैंने क्षारीय अशुद्धि कहा है। और ये जो है सिलिकॉन का ऑक्साइड है, तो अम्लीय ऑक्साइड है, मैं इसे कहूंगा, क्या कहूंगा? है तो ये गालक, और अम्लीय ऑक्साइड है तो मैं इसे कहूंगा अम्लीय गालक। क्या कहूंगा बेटे? अम्लीय गालक मैंने इसे कह दिया है, देखो। और अम्लीय गालक ने क्या काम करा? क्षारीय अशुद्धि को अलग करने का काम करा, और यहां बन गया धातुमल। क्या बना बेटे? जो आपका फेरस सिलिकेट है FeSiO3, वो एक धातुमल है। तो क्षारीय अशुद्धि
अम्लीय गालक से क्रिया करके धातुमल बनाती है। तो यदि कोई आपसे पूछे कि अम्लीय गालक किसे कहते हैं, तो आपको बता देना चाहिए कि अम्लीय गालक वे पदार्थ होते हैं जो क्षारीय अशुद्धियों से क्रिया करके उन्हें धातुमल में बदल देते हैं। तो इसी तरीके से अम्लीय गालक के भाई जो होते हैं ना, ये तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया अम्लीय गालक का। नंबर 2, अम्लीय गालक के भाई होते हैं क्षारीय गालक। क्षारीय गालक या क्षारीय गालक को आप कह सकते हो बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स। अब आपको बेटे पता चल गया होगा सबको कि क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा ये या यह, कुछ भी लिख दो। अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित कौन सी अशुद्धियों को बताओ? ये क्षारीय हैं तो अम्लीय अशुद्धियों को। ये अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों से, अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया करके, अम्लीय अशुद्धियों से क्रिया करके उन्हें किस में बेटे? धातुमल में, धातुमल में बदल देते हैं। बताओ समझ में आ रही क्या बात? ठीक है, इनका भी एक एग्जांपल लिख लो आप। इनका एग्जांपल लिख सकते हैं हम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और प्लस करके लिखा मैंने SiO2 और इक्वल्स टू आपको पता है CaSiO3 बनेगा। मैंने ये रिएक्शन आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताए सारे। यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारीय गालक है, क्षारीय गालक, और SiO2 है अम्लीय अशुद्धि, अम्लीय अशुद्धि। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा धातुमल। ये हमारा क्या है? धातुमल है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और बेटे इसी के साथ एक बात और ध्यान रखनी है, एक होता है नंबर 3 पे स्वतः गालक। यही लिख दूं मैं, ध्यान से देखिए जरा, छोटी सी बात इसके बारे में लिखनी। स्वतः गालक या इसे आप कह सकते हो ऑटोफ्लक्स। स्वतः गालक पता क्या होता है? देख रहा मैं इतनी जगह में आ जाएगा या नहीं, वैसे कोशिश तो है। ठीक है, स्वतः गालक उसे कहते हैं ये अपने आप, स्वतः माने अपने आप ही तो है, ये अपने आप गलने वाले लिख दूं, गलने वाले गैंग से युक्त होते हैं। मतलब इनके अंदर जो गैंग होगा, जो मैट्रिक्स होगा, जो अशुद्धियां होंगी, मतलब गैंग का मतलब यहाँ मिट्टी कंकड़ पत्थर रेत से ही नहीं है। गैंग का मतलब कोई भी अशुद्धि कह सकते हो आप। तो ये कैसे होते हैं? अपने आप गलने वाले गैंग से युक्त होते हैं। इनके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो अशुद्धि है, जो गैंग है, वो अपने आप ही गलने को क्या है? तैयार है। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। कहाँ लिखूं एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दूं क्या? ऊपर लिख रहा बेटे, ये बॉक्स बना दिया मैंने। ठीक है, मैं लिख रहा जैसे टिन के अयस्क में, टिन के अयस्क में जो सिलिका है SiO2, टिन के अयस्क में सिलिका, तो सिलिका एक गैंग है, एक मैट्रिक्स है, एक आधात्री है और अपने आप गलने को तैयार है। इसलिए हम इसे कहेंगे स्वतः गालक। सिलिका को क्या कहेंगे? स्वतः गालक आप कह सकते हो। पर हर जगह स्वतः गालक काम नहीं करता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हमें पढ़ना है स्वतः अपचयन या ऑटो रिडक्शन। ठीक है, स्वतः अपचयन या ऑटो रिडक्शन भी धातु के ऑक्साइड को अपचयित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं स्वतः अपचयन का, और स्वतः अपचयन क्या है, जरा 1 मिनट में ध्यान से सुनो। बेटे कुछ ऐसी धातुएं हैं जो कम सक्रिय होती हैं या कम क्रियाशील होती हैं,
और उन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ना, या फिर यूं कह दो कि उनके जो सल्फेट होते हैं, कुछ के ऑक्साइड या कुछ के सल्फेट। हमें पता है कि सल्फेट का अपचयन करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर जो कम सक्रिय या कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनके ऑक्साइड या सल्फेट को यदि आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हो ना, तो बेटे वे अपने आप ही अपचयित हो जाते हैं। या तो उनका ऑक्साइड हो या तो उनका सल्फेट हो, और आप उसे ऑक्सीजन के साथ गर्म करना है। ऑक्सीजन के साथ गर्म करने को आप कहते हो भर्जन। क्या कहते हो? भर्जन। तो यदि आप भर्जन उनका कर दोगे, तो उनका भर्जन करने के बाद आपको धातु ही मिल जाएगी। यदि धातु का ऑक्साइड था तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, और यदि धातु का सल्फेट था या सल्फाइड था तो उसमें से सल्फर निकल जाएगा और आपको धातु मिल जाएगी। तो इस घटना को हम कहते हैं स्वतः अपचयन। क्या कहते हैं बेटे? स्वतः अपचयन। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ देखो बेटे, हम लिख सकते हैं कि जो कम सक्रिय धातुएं होती है ना, कम सक्रिय या क्रियाशील कह दो, एक ही बात है। कम सक्रिय धातुएं या धातुओं लिख दो, धातु। सक्रिय का मतलब होता है क्रियाशील, ठीक है। कम सक्रिय धातुओं जैसे हम लिख सकते हैं Hg, Cu, Pb आदि के ऑक्साइड, आदि के या तो ऑक्साइड ले लो या सल्फेट ले लो। सल्फेट क्या, सल्फाइड लो, सल्फाइड, ठीक है। तो यदि आप कम सक्रिय धातुओं के ऑक्साइड या सल्फाइड लोगे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि इनके सल्फाइड को आप ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे। सल्फाइड को O2 के साथ गर्म करने पर, यदि आप इन्हें ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे ना बेटे, या मैं यहां लिख दूं इस बात को भी, अर्थात इनका ऑक्सीजन के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? भर्जन। इनका भर्जन करने पर ये सरलता से अपचयित होकर धातु में बदल जाते हैं, धातु में बदल जाते हैं, ठीक है बेटे। किस में बदल जाते हैं? धातु में। तो मैं यहाँ एक बात लिख सकता हूं बेटे, अतः इन्हें किसी अपचायक की, ध्यान से समझिए जरा, अतः इन्हें किसी अपचायक की आवश्यकता नहीं होती है। बताओ अपचायक की जरूरत पड़ी क्या इन्हें? अपचायक की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें कोई फालतू का अपचायक नहीं चाहिए, ये अपना एडजस्टमेंट अपने आप कर लेती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बता दूं जिससे आपकी समझ में आ जाए अच्छे से। जैसे मैं कह सकता हूं कि मान लो आपके पास एक अयस्क है HgS, जिसे आप कह सकते हो सिनेबार। मरकरी का अयस्क है, पारे का अयस्क, सिनेबार। यदि सिनेबार को आप गर्म कर दो ऑक्सीजन के साथ, और ये गर्म करना तो डेल्टा लिख दिया, तो ऑक्सीजन के साथ गर्म करने का मतलब हमने किया है भर्जन। तो क्या होता है कि ये सल्फर यहाँ चला जाएगा, ये बचेगा Hg प्लस SO2। तो मुझे एक बात बताओ बेटे, यहाँ बताओ कि मरकरी के सल्फाइड से मरकरी मिला या नहीं मिला हमें? तो हमें मरकरी माने धातु ही तो हमें प्राप्त करनी है। तो ये बताओ इसमें क्या हुआ? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर HgS से यदि Hg बना है तो क्या यह एक अपचयन की क्रिया है? क्या यह एक अपचयन है या रिडक्शन है? मैं कहूंगा हाँ बेटे बिल्कुल अपचयन है। आप कहोगे कि सर कैसे है? मैं कहूंगा कि आप इस सल्फर को देखो और मुझे यूं बताओ कि सल्फर धातु है या अधातु? आप कहोगे कि सल्फर तो सर अधातु है। तो मैं कहूंगा बेटे खाली ऑक्सीजन का अलग होना ही अपचयन नहीं कहलाता है।
अपचयन की तो 5-6 परिभाषाएं हैं, और उन 5-6 परिभाषाओं में से एक परिभाषा है कि किसी अधातु का अलग होना या विद्युत ऋणात्मक तत्व का अलग होना भी अपचयन कहलाता है। तो सल्फर अधातु है, और सल्फर जब अधातु है तो विद्युत ऋणात्मक तत्व भी है, और इसका अलग होना भी अपचयन होता है। तो यदि आप HgS से सल्फर को अलग करते हो तो ये भी एक प्रकार के अपचयन की क्रिया है, ये भी रिडक्शन ही है बेटे। अपचयन के तो 5-6 डेफिनेशन है हमारे कोर्स में। अब देखो, चलो एक और एग्जांपल देख लो। मान लो आपके पास कॉपर का एक अयस्क है, ठीक है, और आपने उसे ऑक्सीजन के साथ गर्म कर दिया, ये लिख दिया मैंने 3O2। हम ऑक्सीजन के साथ इसे गर्म कर रहे हैं। तो जब आप ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे तो आपको मिलेगा 2Cu2O। देखो जरा ध्यान से, हमें क्या मिला, Cu2O मिला, और SO2 गैस निकल गई अलग। मैं लिख दूंगा यहाँ 2SO2, ये लिख दिया, SO2 गैस उड़ के भाग गई। मतलब अब आप सोच रहे होंगे कि कॉपर के सल्फाइड को कॉपर के ऑक्साइड में हमने बदल दिया, पर हमें अभी धातु तो नहीं मिली बेटे। तो कॉपर का जो ये सल्फाइड है, ये तो पहले से है, बहुत ज्यादा मात्रा में बर्तन में उपस्थित है, जिसे ऑक्सीजन के साथ आप गर्म कर रहे हो। ये क्या करेगा, इस कॉपर के ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। मैं लिख दूं यहाँ 2Cu2O। कॉपर ऑक्साइड तो बनाई, गर्म तो हम भट्टी में कर ही रहे सारी चीजों को। तो क्या बनेगा, देखो, 2 तो कॉपर ये रहे, 2 दूनी 4 कॉपर ये रहे, 4 और 2 6, ये कॉपर हमें मिल जाएगा। और बाकी देखो सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, साथ में निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो कुल मिला के बात यह है कि यदि आप Cu2S या HgS को किसी भट्टी में ऑक्सीजन के साथ गर्म करोगे, माने भर्जन करोगे, तो भर्जन करने से ही आपको क्या मिल जाएगी, धातु मिल जाएगी, और किसी बाह्य या एक्स्ट्रा अपचायक की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि यह है स्वतः अपचयन या ऑटो रिडक्शन। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी अपचयन, या आप इसे कह सकते हो विद्युत धातुकर्म या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, या इसका नाम डाउन प्रक्रम भी है। पेपर में आ जाता है डाउन प्रक्रम के नाम से। बहुत सिंपल है, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। मान लो आपके पास कोई बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा क्रियाशील हैं। तो ये जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं ना, या तो इनका आपके पास कोई क्लोराइड हो, या फिर ऑक्साइड हो, या हाइड्रोक्साइड हो, इस तरह का कोई भी यौगिक हो इन बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुओं का, और आप उसे जो है ना यौगिक को गर्म करके गला लो, पिघला लो उसे, और उसके गलित रूप को एक बर्तन में भरो, और उस बर्तन में लगाओ कैथोड और एनोड, और कैथोड और एनोड लगा के विद्युत धारा प्रवाहित कर दो। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, तो कैथोड के ऊपर आपको मिलेगी धातु। क्या मिलेगी? धातु। तो आपको धातु को ही तो अलग करना है, धातु को अलग करना है उसके ऑक्साइड से, क्लोराइड से, सल्फेट से, हाइड्रोक्साइड से, किसी भी चीज से आपको धातु को अलग करना है। तो यदि आप धातु को अलग करना चाहते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है, पर यह तरीका काम करता है सिर्फ उन धातुओं के लिए जो होती हैं बहुत ज्यादा क्रियाशील, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है बेटे, चलो मैं समझा रहा इसके बारे में आपको। हम लिखेंगे बेटे कि अधिक क्रियाशील धातुओं, जो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातुएं हैं ना, जैसे आप कह सकते हो, मैं लिख दूं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि, इनके आपके पास या तो ऑक्साइड हो, ठीक है, या तो हो ऑक्साइड, यहां लिख रहा बेटे नीचे, इन धातुओं के ऑक्साइड, और ऑक्साइड नहीं है तो आपके पास हो हाइड्रोक्साइड, ये लिख दिया हाइड्रोक्साइड, इन धातुओं के हाइड्रोक्साइड हो, और या फिर हो इनके क्लोराइड। तो यदि अधिक क्रियाशील धातुओं के आपके पास ऑक्साइड हैं, हाइड्रोक्साइड हैं या क्लोराइड हैं, और आपका क्या काम है कि
इनका गलित रूप लेना है। गलित रूप में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड लगाकर, गलित रूप में इलेक्ट्रोड लगाकर, भाई गलित रूप एक बर्तन में भरो और उसमें इलेक्ट्रोड लगाओ। देखो ऐसे मान लो आपके पास एक बर्तन है और आपने क्या करा बेटे, इस बर्तन में भर दिया बहुत सारा, क्या बहुत सारा आपने NaCl भर दिया गलित रूप में। आपको पता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन इसमें बनेंगे जब आपने इसे गलित रूप में भरा है। और यहाँ तो आपने डुबा दिया एक एनोड और यहाँ डुबा दिया एक कैथोड, ठीक है। या फिर आप यूं कह दो कि आपने इस तरीके से बैटरी से कनेक्शन कर रखा है। आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना कि बड़ा डंडा तो प्लस का होता है, छोटा माइनस का। तो क्या होगा कि जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, तो जितने भी ये धन आयन है धातु के, भाई ऋण आयन किसके हैं, क्लोरीन के, अधातु के ऋण आयन है। धन आयन तो सारे कैथोड पे जाएंगे ना, और ऋण आयन जाएंगे यहाँ। तो धन आयन जब कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड के ऊपर आपको धातु जमती हुई नजर आएगी, यानी कि जमती रहेगी, और ये जो कैथोड प्लेट है मोटी होती रहेगी। तो हमने लिखा है कि को गलित रूप में इलेक्ट्रोड लगाकर, गलित रूप में इलेक्ट्रोड लगाकर उनमें विद्युत धारा, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, आप जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, कैथोड पर, कैथोड पर शुद्ध धातु, कैथोड पर शुद्ध धातु एकत्रित होने लगती है। तो कैथोड पर क्या बेटे, शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होने लगेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने वहां समझाया है आपको चित्र में। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लो, यही वाला ले लो एग्जांपल NaCl का, कि आपने NaCl का गलित रूप लिया है और गलित रूप लेके एक बर्तन में भरा है, ठीक है। एक बार देख लो जरा, मैं अधिक क्रियाशील धातुओं के ऑक्साइड के गलित रूप में, के लिख लो यहाँ के, अब ठीक हो जाएगा ये सेंटेंस, के गलित रूप में इलेक्ट्रोड लगाकर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर शुद्ध धातु एकत्रित होने लगती है। तो जब आप इनका विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन कराओगे तो कैसे टूटेगा बेटे, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, यूं बताओ एनोड पर कौन सा आयन जाएगा, एनोड पर कौन जाएगा, Cl नेगेटिव आयन। तो एनोड पे पहुंचा एक Cl नेगेटिव आयन और एक और Cl नेगेटिव आयन पहुंचा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, एक इसके पास फालतू है। तो मैं लिखूंगा माइनस माने निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका और इसका निकल गए, और निकलने के बाद हमारे पास बनी क्लोरीन गैस। और ये जो क्लोरीन गैस है ये उड़ के भाग जाएगी, कहाँ से उड़ेगी, यहाँ से उड़ेगी क्लोरीन गैस, यहाँ से उड़ेगी, कहाँ से बेटे, एनोड प्लेट से क्लोरीन गैस उड़ेगी। अब कैथोड पे क्या होगा देखिए जरा बेटे, कैथोड पर कौन सा आयन पहुंचेगा, Na पॉजिटिव आयन पहुंचेगा कैथोड पर, और वहां से लेगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड पे तो कैसा आवेश है, माइनस, ऋण आवेश है। और जब ऋण आवेश है तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉनों की भरमार है, जब भी तो उसके पास ऋण आवेश है। और उसने उस इलेक्ट्रॉन की भरमार में से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और लेके बेटे एक इलेक्ट्रॉन ये कन्वर्ट हो गया किसमें, सोडियम में। तो ये सोडियम धातु बनी, और ये सोडियम धातु चिपकती रहेगी कैथोड के ऊपर। और जब कैथोड के ऊपर चिपकती रहेगी तो क्या होगा, कैथोड प्लेट धीरे धीरे मोटी हो जाएगी। एक बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने ऊपर भी लिख रखी है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इस प्रक्रम को, ये जो हमने करा ना सारा प्रक्रम, क्या करा, विद्युत अपघटनी अपचयन की बात कर रहे हैं हम, या विद्युत धातु कर्म की। इस प्रक्रम को क्या नाम लिखा हुआ देखिए जरा, डाउन, डाउन प्रक्रम भी कहते हैं। कभी एग्जाम में आ जाओ और आप छोड़ के आ जाओ, इसलिए मैंने 2 बार रिमाइंड करवा दिया, इसका नाम डाउन प्रक्रम है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात कर रहे बेटे।
ले लियो स्क्रीनशॉट जरा, ले लिया बेटे? ठीक है। देखो बेटे, हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें एक अभ्यास में 24वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से। इसमें कहा उस विधि का नाम लिखिए जिसमें Cl2 सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। क्या होगा यदि NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाए? आपको देखने में लग रहा होगा बहुत आसान सा क्वेश्चन, पर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए जरा। इन्होंने पूछा है कि जिसमें Cl2 बन रही है, क्लोरीन गैस बन रही है एज ए साइड प्रोडक्ट, सह उत्पाद के रूप में, उस रिएक्शन का नाम बताओ। तो उत्तर में ए में मैंने लिखा डाउन प्रक्रम। उस अभिक्रिया का नाम क्या है? डाउन प्रक्रम है। और वो अभिक्रिया भी लिख दी मैंने दोबारा फिर कि गलित NaCl का वैद्युत अपघटन करोगे, ये दो आयन मिलेंगे, एनोड पर जाएगा Cl नेगेटिव आयन और बन जाएगी क्लोरीन गैस, कैथोड पर जाएगा Na पॉजिटिव आयन और बन जाएगी धातु, सोडियम धातु कैथोड पर जमा होती रहेगी। पर फिर इन्होंने कहा कि क्या होगा यदि NaCl के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन किया जाए? भाई ये तो खाली गलित NaCl था, एक धनायन था एक ऋणायन था। अकेला धनायन चला गया कहाँ? कहाँ चला गया? कैथोड पे। और अकेला ऋणायन चला गया एनोड पे। इसमें तो कोई कंपटीशन था ही नहीं कहीं भी। पर जब NaCl के जलीय विलयन का आप वैद्युत अपघटन करते हो तो NaCl देता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, और H2O देता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, और आपके बर्तन में लगा होता है एक कैथोड और एक लगा होता है एनोड। तो कैथोड पर जाने के लिए H पॉजिटिव भी तैयार है और बेटे Na पॉजिटिव भी तैयार है। तो आखिरकार कैथोड पर Na पॉजिटिव जाएगा या H पॉजिटिव जाएगा? एनोड पर OH नेगेटिव जाएगा या Cl नेगेटिव जाएगा? बच्चे हो जाते हैं इस चीज में कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने विद्युत रासायनिक श्रेणी वाला पाठ ढंग से नहीं पढ़ा होता है। जब मैंने बेटे आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी, तो उसमें बेटे एक बात पढ़ाई थी, यदि आपके ध्यान आ रहा हो, उसमें बताया था कि यदि विलयन में दो धन आयन हैं, तो दो धन आयनों में से हमें यूं देखना पड़ता है कि कौन सा धन आयन विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है, यानी कि कौन सा धनायन कम क्रियाशील है। तो यदि मैं Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव की बात करूं, दो धनायन हैं, तो दोनों में विद्युत रासायनिक श्रेणी जब आप देखोगे तो सोडियम तो आपको मिलेगा ऊपर और हाइड्रोजन मिलेगा नीचे। तो जो कम क्रियाशील है वो हाइड्रोजन है, और जब हाइड्रोजन कम क्रियाशील है तो जो भी कम क्रियाशील आयन होता है वो आपको मिलेगा कैथोड पे पहुंचता हुआ। इस चीज को दिमाग में घुसा लो, बिल्कुल विद्युत रासायनिक श्रेणी में बहुत अच्छे तरीके से बेटे मैंने समझाया था, पर फिर भी आप भूल जाते हो, क्योंकि आपके अंदर असर है हनुमान जी वाला। कैसा असर है? हनुमान जी वाला। हनुमान जी भी सब कुछ भूल जाते थे। हनुमान जी हमारे जैसे ही थे जैसे आप हो। कैसे थे? कि जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, फिर सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं तक पढ़ा और 12वीं की क्लास में बैठा, और 12वीं में पढ़ाते हुए टीचर कह रहे बेटे तुमने कक्षा 11 में पढ़ा था ना, तुमने क्लास 10th में पढ़ा था ना, क्लास 9th में ये चीज पढ़ी थी ना, 6th 7th 8th में ये चीज पढ़ी थी ना। तो बच्चा कहता है कि सर हमने कुछ नहीं पढ़ा, ना हमें पढ़ाया किसी ने, हम तो जितना 11वीं में पढ़ लिया हमने वो सारा अपने आप ही पढ़ा, और इतने पढ़े हुए ही पैदा हुए थे हम। आपको बेटे टीचर सब कुछ पढ़ाते हैं, पर प्रॉब्लम ये होती है कि आप भूल जाते हो सारी चीजों को, आप भूल जाते हो। और जब आप भूल जाते हो तो आप कहते हो हमें तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। तो ऐसा ही हुआ था हनुमान जी के साथ। जब लंका पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना था हनुमान जी को, तो जामवंत ने कहा हनुमान जी को, अरे यार तुम एक काम करो, वहां पहाड़ पे चढ़ जाओ और पहाड़ पे चढ़ के वहां से जो है जंप मारो और आप उड़ने लग जाओगे। तो हनुमान जी यूं कह रहे यार तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे? मुझे तो चोट लग जाएगी, मैं तो उड़ ही नहीं सकता हूँ। किसने कह दिया मैं उड़ सकता हूँ? मेरे कोई पंख थोड़ा ही लगे हुए हैं। तो हनुमान जी बार बार मना कर रहे और जामवंत जी कह रहे कि आपके अंदर उड़ने की क्षमता है, आपके अंदर बहुत ज्यादा क्षमताएं हैं, आपके जो बचपन में टीचर्स थे उन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया था। हनुमान जी यूं कह रहे अरे यार क्या बात कर रहे तुम, मुझे किसी ने कुछ नहीं सिखाया है, जो मुझे सिखाते तो मेरी यह हालत होती क्या आज। तो हनुमान जी उन सारी शिक्षाओं को भूल गए थे। ठीक है, और ऐसा ही होता है हमारे साथ कि हम भी सब कुछ भूल जाते हैं। तो बेटे ध्यान करो जरा वो दिन
वो पल, वो क्षण, वो लम्हा याद करो जब मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी और विद्युत रासायनिक श्रेणी के जब अनुप्रयोग पढ़ाए थे। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में बेटे मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि आपके पास विलयन के अंदर दो प्रकार के धन आयन हैं तो धन आयनों में से कौन सा धन आयन कैथोड पर मुक्त होगा। तो मैंने सिखाया था कि वो धन आयन कैथोड पर मुक्त होता है जो कम क्रियाशील होता है या फिर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन को जब आप चेक करोगे तो सोडियम तो बहुत ऊपर है, हाइड्रोजन तो बहुत नीचे है, तो कम क्रियाशील हाइड्रोजन है, इसलिए कैथोड पर हाइड्रोजन गया और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बना ली 2 धन आयनों ने। तो बेटे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा धन आयन विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है। तो जो आयन विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे होता है वो ही इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। और बेटे ऐसा ही होगा ऋण आयनों के साथ। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बस यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको इधर से जो आपको ये मिले हैं क्या कहते हैं धन आयन, तो धन आयनों में से तो आपको इसे ले जाना है कहाँ, कैथोड पर, और ऋण आयनों में से आपको ले जाना है इसे कैथोड पर। और Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन आपके पास बचेंगे, ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे। ठीक है, इसे कहते हैं जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। अच्छा जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज की पढ़ाई, आज के टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। बेटे मैं बार बार कहता हूं कि आपको प्ले लिस्ट में जाकर ही शुरू से किसी भी यूनिट को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उसके नोट्स बनाने चाहिए जिससे आप फास्ट रिवीजन कर सको। और बेटे पढ़ाई को जी जान से करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो आपकी जिंदगी को, आपके लाइफ को, आपके लाइफ स्टाइल को बदल के रख देगा बिल्कुल एकदम। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।